आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। एम्पियर लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ दोनों सेम होते हैं। एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ बोथ आर सेम। तो ये चीज़ें पढ़ना है। अब थोड़ा हम रिकॉल करते हैं एक चीज़ को। इलेक्ट्रिक फोर्स कितने थे? Q इंटू ई थे ना, डायरेक्शन के साथ दिस थे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन अराउंड द क्लोज्ड पाथ 0 होता है। तो ठीक वर्क डन होता क्या? फोर्स इंटू इलेक्ट्रिक वर्क Q भी। तो वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक वर्क वो होता है Q, अभी होता है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dl, क्योंकि होता था ना dv बाई डी आर माइनस डी वी बाई डी आर ई, ऐसा होता था। तो dv कितने हो जाएंगे? माइनस डी वी ई डॉट डी आर, ये चीज़ें था। तो इसी को अगर भी निकालूंगा तो भी हो जाएगी माइनस ई डॉट डी आर। तो यहीं से ये लिया गया है, भी की जगह ई डॉट डी आर मतलब डी एल। तो यहाँ से देखो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल, तो क्यू और डी भी यानी कि भी क्यू भी हो गया वर्क डन। तो वर्क डन तो हमें पता है 0 होता है इलेक्ट्रिक वर्क डन अराउंड क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ में हम घूम के वहीं आ जाते हैं, यहाँ से गए थे, तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होना चाहिए? 0। तो दिस शुड बी ई डॉट डी एल। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एल इज 0, यानी कि ई डी एल 0 होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल, लेंथ है ना, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड पाथ इसी तरह से यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड आए तो क्या होगी? सोचा गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आए, ये चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ था, अगर ये चीज़ें यहाँ पे बी डॉट डी एल हो तब क्या होगी? तो एम्पियर ने सोचा कि उसके लिए एक रूल बनाया भाई, जब बी डॉट डी एल होगी तब की रूल आई। तो पता चला भाई इसी तरह से लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ शुड बी समथिंग, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन ई डॉट डी एल की तो वर्क 0 है, ई डॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क 0 है। अब एक चीज़ और देखो, मैग्नेटिक फोर्स की बात करता हूँ। तो मान लो कोई चार्ज Q है जिसको वेलोसिटी भी मिला और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, तो इसकी फोर्स किधर होते हैं? कोई मैग्नेटिक फोर्स में Q चार्ज इधर की तरफ जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, क्रॉस अंदर है ना, तो Q भी क्रॉस भी इधर हो गई फोर्स, तो इस पे फोर्स होगी इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, यानी मैग्नेटिक फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितने एंगल? 90। तो वर्क डन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0। तो वर्क डन 0 होगा किस पे? मूविंग चार्ज पे बाय मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, बाय मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। ये चीजें हमने समझा। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ में ये था हमें निकालना कि भाई बी डॉट डी एल कितना होगा, बी डॉट डी एल कितना होगा। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को अब इसको देखते हुए दिमाग आया कि भाई इसी को देख के दिमाग आया भाई यहाँ पे बी डॉट डी एल कुछ तो होना चाहिए। तो पता चला एक लॉ बना एक्सपेरिमेंट के बाद, तो लिखा गया। अब इसकी लॉ लिख रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें इसकी लॉ नहीं थे, अब इसकी लॉ लिख रहा हूँ। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड line integral of magnetic field around a closed path
around a closed path in a plane, 3D नहीं प्लेन में, in a plane. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड, कहाँ गई, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन अ प्लेन इज equal to mu naught times permeability of free space, mu naught times the net current inside the path, inside the closed path, उस क्लोज्ड पाथ के अंदर। ये लॉ बनाया इसको देख के कि भाई लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी अराउंड द क्लोज्ड पाथ, ऐसे ही क्लोज्ड पाथ में प्लेन होगी वो, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनसाइड द क्लोज्ड पाथ। तो इसके लिए हम क्या लिखें, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, क्लोज्ड पाथ लाइन, ये होगी लाइन इंटीग्रल और ये सर्कल मतलब क्लोज्ड पाथ, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड पाथ म्यू नॉट टाइम्स आई नेट, ये आई है उस क्लोज पाथ के अंदर टोटल नेट करंट जितनी हो। ये थे एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर लॉ। तो ये लॉ है, इसे बस ऐसे याद रखना पड़ेगा। और इस लॉ का जैसे बाइट सवट लॉ है ना, बाइट सवट लॉ को डायरेक्ट हम समझे थे और फिर उसके यूज को समझे थे, यानी एप्लीकेशन को समझे थे, यानी कि कब इसका इस्तेमाल करेंगे वो समझा था। इसी तरह से इसका भी यूज मैग्नेटिक फील्ड को निकालने में ही होता है। ये थोड़े आसान होते हैं सिमेट्रिकल केसेस के लिए, सिमेट्रिकल केसेस के लिए ये आसान होते हैं, तो इसका भी यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और बाइट-सवट लॉ का भी यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही है, दोनों ही लॉ है। तो इसको लॉ को तो हम जैसे होता है वैसे ही पढ़ते हैं समझते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई कि भाई यहाँ पे जीरो होते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड पाथ में, और यहाँ पे जीरो नहीं होते हैं, म्यू नॉट आई नेट होते हैं। तो ये दोनों में हमने डिफ्रेंशिएट करा, नोट कर लो। और यहाँ पे मैंने क्या समझाया कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होते हैं। तो इसे नोट कर लो, ये हो गया हमारा सर्किटल लॉ, इसे भी नोट कर लेना। तो अब हमें सीखना है कि भाई इसका एम्पियर लॉ का इस्तेमाल यानी यूज कैसे करें। तो अभी हमने देखा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन अ प्लेन इज म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखना है, कांस्टेंट। तो उसमें लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट इन एम्पियर लॉ। जब इस लॉ का यूज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज्ड लूप, इनसाइड द क्लोज्ड जो पाथ है इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ठीक। इस केस में ये चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड के काम करते हैं। चलो, तो ये हो गए दिस। इसको हम यूज कैसे करें, तो जनरली जब हम अप्लाई करेंगे तो जैसे कि याद करो गॉस लॉ यूज करते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स निकालते थे। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ये चीजें होती थी ई डॉट डी ए, फ्लक्स उसमें होता था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वही चीज यहाँ पे भी है। तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को क्या लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को एक ही डायरेक्शन में लेते थे और ऐसे एक सरफेस बनाते थे, गॉसियन सरफेस जिसको कहते थे, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में हो। ऐसे सोचते थे कि हम कैसी सरफेस बनाएं। यहाँ पे भी सोचना है कि हम कैसा सरफेस बनाएं। अरे भाई यहाँ पे भी तो देखो बी डी एल कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट आएगा ना, तो कॉस 90 नहीं होनी चाहिए, तो जीरो हो तो ज़्यादा फायदा है। तो बी डी एल कॉस जीरो हो तो फायदा है। इट मीन्स कि हमें ऐसी लूप बनाना है क्लोज्ड
पाथ बनाना है जिससे कि बी और डी एल में हमेशा 0 डिग्री का एंगल बने, तो फायदा होगा मुझे। बी और डी एल में हमें क्या ढूंढना है, ऐसी क्लोज्ड पाथ बनाना है जिससे कि बी डी एल में कितने एंगल बने, 0 डिग्री के एंगल बने। तो ये याद रखना है कि हमें पाथ ऐसी बनाना है जिससे कि बी डी एल में 0 एंगल बने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये चीज़ें उस लॉ में एंट्री कर लेना, और ये इसको कर लो, ऐसे भी लिख सकते हैं B1 DL1 cos θ1 प्लस B2 DL2 cos θ2 प्लस 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 ऐसे चलती रहेगी। तो ये भी μ0I नेट ऐसे भी कहते हैं। हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ना हो, चेंज होता रहे। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता रहे, एल चेंज होता रहे, एंगल चेंज होता रहे, ये तो इंटीग्रेशन में तो क्या टोटल वो बी डी एल कॉस थीटा का टोटल इंटीग्रेशन, पूरा पाथ में बी डी एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, मतलब उसका ऐड करते रहो। अब जितनी होगी सबको ऐड कर दें तो उतनी ही होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें ये हो जाती है जब कांस्टेंट हो। तो व्हेन बी कांस्टेंट, व्हेन बी कांस्टेंट, व्हेन बी ना यूनिफॉर्म हो, तो भाई बी निकल गई, डीएल हो गए, ठीक, बी डीएल। अभी मैं मान लो बी और डीएल में कितने एंगल बनने हैं, 0, वरना जो एंगल बनता वो तो लेता ना यहाँ पे। तो बी डीएल μ0I नेट, डीएल जितनी हो जाए, डीएल जितनी हो जाए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बी डीएल म्यू नेट। जब भी कांस्टेंट है, जो चीज़ें यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है उसको तो बाहर कर लेते हैं ना, कांस्टेंट चीज़ों को। तो ये हमारे, अब एक इसके एप्लीकेशन करते हैं, ठीक। चलो एप्लीकेशन इसको रब कर देता हूँ पहले। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट वायर जिसको कहते थे, तो हमने तो पहले प्रूफ करा था बाइट्स-वर्ड लॉ से। अब प्रूफ करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। किससे? एम्पियर सर्किटल लॉ से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है, लॉन्ग है यानी इनफाइनाइट है। तो इस बार हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। ये एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो तो उसका यूज। एप्लीकेशन है ये, ठीक है, ये लिया। अब भाई हमें तो क्लोज्ड पाथ खुद बनाना है ना भाई, कैसे बनाऊं। तो सोचो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, पहले राइट हैंड के थंब को रखे करंट की डायरेक्शन में ऐसे होगी ना, इस साइड में अंदर, इस साइड में बाहर। तो हम जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम एक क्लोज्ड पाथ भी बनाएंगे। क्लोज्ड पाथ भी ऐसे बना रही है, डीएल भी इसी डायरेक्शन में ले लिए हम, डीएल भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है ना, तो बी भी इसी डायरेक्शन में है, डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगी। इसकी डीएल लेते हैं, इसकी पाथ की डीएल, तो डीएल भी इधर ही होगी। तो बी और डीएल दोनों में लेंथ क्या, देखो बी इधर, छोटे से सेक्शन की बात करूँ तो बी इधर यानी उधर जा रहे हैं ना ऐसे, तो बी डीएल में छोटे से सेक्शन के लिए 0 डिग्री बनेगा ना, तो अब मुझे फायदा होगा। और इसके अंदर में करंट कितनी, इस क्लोज पाथ के अंदर में टोटल करंट कितनी, इस क्लोज पाथ के अंदर में टोटल करंट I है ना, तो कितनी हो जाएंगे। अब लगाओ इस पे, इस पाथ को क्या कहते हैं, एम्पियर लूप। जैसे गॉसियन सरफेस कहते थे ना, गॉसियन सरफेस, तो वैसे ही यहाँ पे एम्पियर लूप हो गई है, एम्पियर लूप बना दिया मैंने। तो उस एम्पियर लूप के अंदर में या एम्पियर कर्व के अंदर में कितने करंट हैं, I जा रहे हैं ना। तो फ्रॉम
एम्पियर लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल शुड बी म्यू नॉट टोटल करंट आई। टोटल करंट अंदर में तो आई ही है। मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट ही होगी ना, क्योंकि ये वायर है। तो इनफाइनाइट वायर के कितने होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, पूरा डिस्टेंस तो डी ही होगा ना। पूरा डिस्टेंस चारों साइड में तो वायर से डी ही होगा, क्योंकि सर्कल खींचा है मैंने, डी ही होगा। तो हर जगह कांस्टेंट ही होगा। तो बी कांस्टेंट बाहर, डी एल कॉस जीरो, बी डी एल में कॉस जीरो है ना, तो बी डी एल कॉस जीरो 1 हो गए, गायब हो गए। म्यू नॉट आई, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। बी डी एल कॉस जीरो, मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल में एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो 1 हो गई। बी डी एल, इस पूरी डी एल को इंटीग्रेट करो तो कितना होगा, 2 पाई आर। कुछ तो इसकी रेडियस होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन हो गए ऐड करके पूरा 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो यहाँ से बी देखो तो कितने आ गए, बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हो या नहीं हुए। अब देखो तो इनफाइनाइट वायर की, इनफाइनाइट, ये लॉन्ग इनफाइनाइट थे ना, लॉन्ग लगाया था ना, हाँ लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर की हमने कितना पढ़ा था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डी के बदले यहाँ पे आर माना था, अगर डी मान लो तो डी आ जाएगा वहाँ पे, है कि नहीं। चलो इनफाइनाइट। अब बात ये करता हूँ ना, मैं फाइनाइट लेता हूँ। चलो यही चीज़ें होगी, ये नोट कर लो, ठीक। और मैं इसको फाइनाइट कर देता हूँ, ये लो फाइनाइट हो गया। इसका नहीं है, ये गायब हो गई। ये फाइनाइट वायर माना है हमने। इसकी मैग्नेटिक फील्ड दिमाग लगाता हूँ, करंट इधर है, लूप ऐसे ही मानेंगे, वो भी सही। तो भाई फिर से करो तो इसकी लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई इसमें भी होगी, है कि नहीं। तो बी तो इसकी भी कांस्टेंट, वो भी बाहर, डीएल इंटीग्रेट होके, छोड़ो इसको, अब cos जीरो ले लिया मैंने, 1 हो गया। तो म्यू नॉट आई बी इंटू डी एल कितने हो जाएगा, 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी कितने हो गए, म्यू नॉट आई भाई 2 पाई आर। होगी कि नहीं होगी। अरे भाई दो में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। फाइनाइट की भी वही आई और इनफाइनाइट की भी वही आई। लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट, पिछली बार भी तो यही आया था, इस बार भी यही आया। लेकिन ये तो हमने नहीं पढ़ा था, फाइनाइट के लिए तो हमने पढ़ा था म्यू नॉट आई भाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा कुछ पढ़ा था। जब अल्फा बीटा 90 हुआ था लॉन्ग के लिए यानी फाइनाइट के लिए, तब जाके 2 पाई डी यानी 2 पाई आर हुआ था। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलत है, यानी कि फाइनाइट में, फाइनाइट के लिए एम्पियर लॉ लगाना सही नहीं हुआ तब, ऐसा तो लग रहा है। क्योंकि एम्पियर लॉ लगाया तो ये तो गलत आ रहे हैं, आना तो ये चाहिए, ये सही है ना, है कि नहीं, उतनी आनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर ये फाइनाइट है तो इसकी तो और भी पता चला ना कि अब ये गलत लग रहा है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। क्योंकि इसके और भी तो सर्किट होगा ना, सर्किट के कोई पार्ट होगा ना। लेट अस सपोज हो सकता है ऐसे हो, ऐसे हो, मान लो ऐसे, यहाँ पे बैटरी लगी हो, या ये बड़ी हो, सर्किट की कोई पार्ट होगी, वो सर्किट की ये जो वायर है कोई पार्ट होगी, और भी इसके पार्ट्स इसमें होगा। उन सब के कारण अगर इस पॉइंट पे, उन सब के कारण अगर इस पॉइंट पे निकाला जाए तब जो मिलेगी वो सही होगा। अभी तो भाई गलती इसलिए हुआ क्योंकि हमने फाइनाइट वायर की सिर्फ ये पार्ट का निकाला है,
बाकी के जो उसके सर्किट होंगे, ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे इसके अदर अगर फाइनाइट है तो बाकी के भी तो वायर होंगे ना, अगल बगल में कनेक्शन होगा सोर्स से, होगा कि नहीं? तो उन बाकी के वायर्स का भी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा ना, तो वो सब ऐड सब्ट्रैक्ट जब होगा तब जाके ये बताएगा कि हाँ एम्पियर लॉ बिल्कुल सही है। अभी तो एम्पियर लॉ इसीलिए फेल लग रहा है क्योंकि हमने सिर्फ इतनी पार्ट को कैलकुलेट किया है, बाकी के पार्ट को नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहे हैं। आपका बाकी के सर्किट ही गायब है। फाइनाइट के केस में बाकी के सर्किट अगर आप लें तो यहाँ पे निकाले मैग्नेटिक फील्ड अदर वायर के कारण, तो फिर क्या होगा, वो सही होगा। इसीलिए ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि हमारे पास बाकी के सर्किट है ही नहीं। तो इसे आप अदर केस में कहीं साइड में लिख लें कि ये गलत एम्पियर लॉ नहीं है, ये हमारे सर्किट की गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी सर्किट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। पूरे सर्किट हमको पता नहीं है ना कि कहाँ पे क्या करंट जा रहे हैं, तो हम बाकी के करंट किधर है, कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, डीएल किधर होगी, एंगल कितनी होगी, कुछ नहीं पता है ना। इसीलिए हम सिर्फ इसके द्वारा यहाँ पे निकाल पा रहे हैं, बाकी के द्वारा नहीं निकाल पा रहे हैं। सही है, ये नोट करो। अगर मान लो कोई क्लोज सरफेस है, ठीक, क्लोज लूप है, इसमें से कुछ करंट जा रहे हैं, कुछ करंट आ रहे हैं, कुछ करंट जा रहे हैं और कुछ करंट आ रहे हैं। मान लो ये रहा I1 अंदर की तरफ, I2 अंदर की तरफ, I3 बाहर की तरफ, तीन करंट दिया मैंने। तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में कितने करंट हो गए, कितने करंट हो गए? और मैं इसमें मान लेता हूं कि इधर की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड है। मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है, इधर भी मान सकते हैं, कोई एंगल से भी मान लो, चलो कोई एंगल से मान लो। यहाँ पे डीएल मान लिया और मैग्नेटिक फील्ड डीएल की डायरेक्शन ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डीएल इधर है, डीएल तो इधर ही होगी ना, इधर ही होगी ना, डीएल की डायरेक्शन ये होगी और मैग्नेटिक फील्ड उधर हो गया। नॉर्मल किसी एंगल के लिए आ जाएगा, ठीक है भाई। डीएल और मैग्नेटिक फील्ड में कितने एंगल हो जाएंगे, कुछ थीटा हो जाएगा। तो इस केस के लिए कुछ करंट बाहर भी है, चलो कुछ करंट बाहर है I4, फिर इधर है I5, फिर इधर है I6, बाहर में भी करंट। तो भाई इस डीएल वाले पोजीशन पे लाइन इंटीग्रल लगाओ, तो इस सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL म्यू नॉट I नेट, किधर ये I नेट किधर होती है? देखो तो ये सब भी तो आई है ना, करंट ही है। I4 इधर नहीं, I4 अंदर, I6 इधर, I5 इधर, ये सब इस लूप के अंदर थोड़े ना है। लूप के अंदर नहीं है तो उसको लेना ही नहीं है। B डॉट DL, देखो B डॉट DL, B DL में कुछ एंगल बना रखा है मैंने, थीटा, B DL में कुछ एंगल बना रखा है, तो क्लोज इंटीग्रल B DL cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये एंगल थीटा होगी तो DL इधर लूप पे लेते हैं ना DL, अब मैग्नेटिक फील्ड उधर मान लिया मैंने, तो दोनों के बीच कुछ एंगल हो गए, तो B DL cos थीटा म्यू नॉट I नेट कितने हैं देखो तो इसमें। अब किसको प्लस मानूं किसको माइनस मानूं, बात तो ये है। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने किधर माना है, उधर माना है ना। हाँ, इट मीन्स कि करंट किधर होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड हो। इट मीन्स करंट जब अंदर पॉजिटिव मानूंगा तब ना ऐसे होगा कि नहीं। बी DL cos थीटा, यहाँ पे B DL cos थीटा, मान लो अगर थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो तो ये B और DL क्या हो जाएगा इधर। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, ऐसे, तो हम किधर जा रहे हैं, अंदर। इट मीन्स करंट अंदर होनी चाहिए ना, नेट करंट अंदर होनी चाहिए। तो अंदर वाले को पॉजिटिव मानूंगा और बाहर वाले को निगेटिव मानूंगा। तो अंदर कौन कौन है, I1 और I2, I1 I2, तो I1 प्लस I2 माइनस I3
मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अंदर थंब जा रहे हैं, तो अंदर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और बाहर वाले को नेगेटिव मानेंगे। तो जो बाहर है ना I3 उसको नेगेटिव मान लिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें होगा। अगर यहाँ पे ये cos 0 हो जाए यानी थीटा 0 हो जाए तो BDL हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम अगर बहुत सारे करंट्स अंदर में हो तो ऐसे नेट करंट निकाल लेंगे तो आ जाएगी। अब है हमारा, नोट कर लेना इसको, अब समझना है मुझे, कोई सॉलिड वायर है, अभी तो मैंने इनफाइनाइट पतली सी वायर माना था ना, अभी मान लो मोटा सा वायर है ऐसे है, तो एक सॉलिड मानूंगा और एक हॉलो मानूंगा। तो पहले सॉलिड का काम तमाम कर लूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड लॉन्ग वायर, सॉलिड है, लॉन्ग है, वायर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जो है सही है। ये रहा सॉलिड है भाई, सॉलिड है तो ऐसे कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा और लंबा चौड़ा बनाओ, ठीक। इधर भी वायर है, जाने दो, लंबा वायर है, जा रहे हैं इनफाइनाइट, ठीक है भाई। अब वायर है तो वायर के पूरा सॉलिड है तो एकदम पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो कर रहा होगा कि नहीं। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, आई करंट फ्लो कर रहा होगा आई इधर की तरफ, तो देखो तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं चाहिए। तो जब भी हम लूप बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ठीक है भाई। लूप पता चल जाएगा ऐसे बनाऊंगा क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लूप बना लेते हैं, तो वो तो पता चल गया। अब इसमें मतलब करना क्या है, करना ये है कि इसमें एकदम हर जगह पे करंट फ्लो हो रहे हैं, हर जगह पे सॉलिड है ना, पूरे अंदर की मटेरियल से क्रॉस कर रहे होंगे करंट। तो हमें अंदर के भी किसी पॉइंट पे निकालना है और बाहर के भी किसी पॉइंट पे निकालना है, अंदर बाहर दोनों। जस्ट वैसे ही यूज़ करेंगे हम जैसे कि गॉस लॉ को यूज़ करा था, गॉसियन सरफेस बनाया था। तो यहाँ पे हम एम्पियर लूप बनाऊंगा। चलो भाई, बाहर के किसी पॉइंट पे, बाहर की किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो यहाँ से एक लूप बना लेता हूँ, ये बना लिया, लूप बना लिया, ठीक। कैसे बनाऊँ, डायरेक्शन कैसे मानूँ इसकी, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे मानूँ, बी DL भी उधर ही होगी, DL भी इधर ही होगी ना, बात की तो DL इधर ही है, बी और DL 0 डिग्री पे, बहुत आसान। चलो ये तो फायदा है। इसकी रेडियस कुछ तो होगी, R मान लूँ, और जिस पॉइंट पे हम निकालने जा रहे हैं उसकी भी तो कुछ होगी ना डिस्टेंस, ये सीधा डिस्टेंस होना चाहिए, सीधा करो यार, अब सही है। तो सेंटर से जो बाहर के पॉइंट है उसकी डिस्टेंस को मैंने R मान लिया, ठीक। ये जो वायर है उसकी रेडियस कैपिटल R है और जिस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है। तो फॉर अ पॉइंट, उस पॉइंट के लिए R ग्रेटर देन R हो, यानी बाहर के पॉइंट के लिए भी कर रहे हैं ना, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए कर रहे हैं, वायर से बाहर के पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट है ये, है कि नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट केस में, ठीक है भाई। चलो एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस लूप के अंदर नेट करंट कितनी होगी, I, लूप के अंदर नेट करंट। ये चीज़ें तो सबसे पहले सोचना है भाई कि म्यू नॉट I जो करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, I ही लिखेंगे ना, नेट करंट तो I ही है, एक बात हो गया। फिर B डॉट DL में क्या करें, B डॉट DL में क्या करें, B और DL के बीच तो एंगल 0 बना रखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, करंट इधर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो उसी डायरेक्शन में हम लूप बना लेते हैं, तो ये भी सही। तो फ्रॉम, इतना समझ में आए पहले, तब गॉस लॉ लगा लो, गॉस लॉ लगा लो। तो फ्रॉम, गॉस लॉ कहते हैं एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ,
बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई नेट। बी डॉट डी एल, बी तो कांस्टेंट है ना, हर जगह तो कांस्टेंट ही होगी, अगर बदल रहा है तो वेरिएबल रखेंगे तब निकाल नहीं सकते। तो बी डी एल कॉस 0 1, बी डी एल कॉस 0 1, तो बी डी एल के बदले क्या लिखूँ, पूरी की पूरी डी एल क्या हो जाएगी 2 पाई आर। देखो ना ऐसे मैंने, ये ऐसे था तो चारों तरफ से ऐसे मैंने पाथ बनाया सर्कुलर, तो इसकी पूरी डी एल कितनी होगी, पूरा 2 पाई छोटा आर, 2 पाई छोटा आर होगा ना, क्योंकि इसकी रेडियस तो मैंने छोटा आर माना है। तो बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई नेट तो आई है, बी 2 पाई स्मॉल आर बराबर म्यू नॉट आई, तो यहाँ से बी आ गए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, वही होगी, सिंपल सी बात है। ये कैसे हुआ, इन्फाइनाइट वाइड था, मैंने इन्फाइनाइट माना था ये, तो इन्फाइनाइट का जैसे होता था वैसे ही आया, यानी बाहर की पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसमें ये कितनी मोटा वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सॉलिड है तो ठीक है भाई। फर्क पड़ेगा कब, तो अब चलते हैं इंटरनल पॉइंट पे चलें, तो चलो भाई आर लेस देन आर, यानी इंटरनल पॉइंट ये किसके लिए है, फॉर आर लेस देन आर, यानी कि अंदर के पॉइंट, इंटरनल पॉइंट अंदर के पॉइंट। अब इमेजिन करो अंदर के पॉइंट को, कहीं खींचनी तो पड़ेगी ना, चलो अंदर खींच लो, छोटा सा ना अंदर खींचना पड़ेगा, अंदर एक छोटा सा आर डिस्टेंस पे एक क्लोज लूप बनाओ, ये रहा, इसके अंदर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा ऐसे, अंदर के किसी पॉइंट पे जाके जिसकी रेडियस, जिसकी आर को मैंने फिर से आर ही माना है, तो वो आर इस आर से तो कम है ना, सेम गॉस लॉ में पढ़ा था ऐसे ही चीज़ें। तो अंदर के किसी पॉइंट पे जाके वहाँ से एक सर्कुलर लूप बना लिया, क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही मानोगे, ऐसे पहले मान रखा था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, डीएल उधर ही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, तो ये चीज़ें वहाँ पे मैंने खींचा है। चलो भाई इसमें से करंट कितनी जाएगी, ये आई तो पूरे में से जा रही थी ना, इसमें से तो थोड़ा कम जाएगा है कि नहीं, ये तो आई पूरे में से जा रहा था, तो इतने में से ही मुझे लेके जाना है, इतने में से कितनी जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, करंट पर यूनिट एरिया निकाल लेता हूँ पहले, तो करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया क्या होते हैं, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को याद करता हूँ, करंट डेंसिटी ये होते हैं ना, यानी कि टोटल करंट बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर, पूरी एरिया तो पाई आर स्क्वायर है ना, हमें पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई छोटा आर स्क्वायर में निकालना है, हमें कितने एरिया में निकालना है, इसकी एरिया तो छोटा एरिया है, पाई आर स्क्वायर होगी, छोटा एरिया है कि नहीं, तो हमें तो उस छोटे एरिया में निकालना है, ये तो पूरी एरिया थी, तो करंट डेंसिटी दिस हुए, तो हमें करंट थ्रू स्मॉल एरिया, यानी कि उससे, इसको आई डैश कह दो, इसमें से जो करंट जा रहे हैं उसको क्या कह दूँ, इसमें से जाने वाले करंट को आई डैश कह दूँ, कुछ तो कहूँगा ना, इस छोटे एरिया में से जो करंट जा रहा है वो आई डैश कह देता हूँ, ठीक। तो आई डैश क्या होगा, छोटे एरिया से करंट जाने वाले करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, जिसमें से करंट पर यूनिट एरिया इनटू इतने एरिया में से ये होगी, इतने एरिया में से निकालना है ना, करंट पर यूनिट एरिया इनटू दिस एरिया, तो ये कितने होते हैं, आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई गए आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी कि इतनी करंट हमारा उस छोटे से आइडिया से उन छोटे से सेक्शन से जा रहा है। अब कन्फ्यूजन दूर, इतना पहले नोट कर लो, मैं इधर नोट कर लो, ठीक, देखो इधर, अब अप्लाई करो, अप्लाइंग
एम्पियर्स लॉ। अगेन बी सीधा कर लो, डॉट डी एल बी डी एल सीधा कर लेता हूँ, क्या होगा म्यू नॉट आई डैश, नेट करंट तो इस लूप से इतनी आई डैश है ना, तो वही लूँगा। तो बी डी एल कितना होगा, डी एल कितना होगा 2 पाई आर, छोटा आर, ये है ना हमारा लूप छोटा वाला, इसके अंदर का लूप, इसकी आर तो आर है, इसकी रेडियस तो आर है ना छोटा आर, तो 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई आर। फिर से ये आर बाहर का भी था, आप आर अलग अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना चाहिए कि हम ये आर किसके लिए ले रहे हैं और वो आर किसके लिए लिए थे। तो म्यू नॉट आई डैश इज व्हाट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये पहले वाले से कम होगी ना, देखो ना ये आर क्या है कम, ये आर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली है कि इस पूरा करंट से ये करंट कम होगा। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ कटा गया, कुछ कटा, आर कट गया, एक आर गया, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ें होगा, कुछ कटा तो नहीं ना, नहीं कटा। अब देख लो अगर आर बराबर आर हो, चेक करता हूँ, अगर दोनों रेडियस बराबर हो, यानी ये आर या तो यहाँ सरफेस पे चला जाए या तो ये आर यहाँ पे आ जाए, दोनों आर बराबर हो, तो देखो तो म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर, आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, सही है बिल्कुल। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं करंट डेंसिटी के सेंस में, करंट पर यूनिट एरिया ये है ना, तो आई बाई पाई आर स्क्वायर को तो जे लिख सकते हैं ना, तो बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट जे आर बाई 2, ऐसे भी कह सकते हैं। जे क्या है करंट डेंसिटी, म्यू नॉट आई बाई पाई आर स्क्वायर को जे लिख दिया, आर बाई 2, ये भी हो सकते हैं, ठीक। तो इसे भी आप लिख लें कि कितने क्या होते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट, अगर आर बराबर आर हो तो इफ आर इक्वल टू आर हो देन क्या हो जाएगी, बी बराबर आर रख दो यहाँ पे, म्यू नॉट आई आर के बदले आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर, तो बी हो गए म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सिंपल सी बात, इतनी ही तो होनी चाहिए। तो सरफेस पे हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर यहाँ पे, ठीक। तो इतनी हमें समझ में आएगा भाई, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर कितनी होगी, अंदर कितनी होगी। तो अब तो कहाँ देखा मैंने, बाहर देखा, तो बाहर कितने आए थे म्यू नॉट